हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें कि माइन एक्ट, एमएमआर और माइन रूल का कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। तो जो लोग चैनल में नया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऑडियोमेट्री शुड बी ए मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर persons engaged in operation or areas where noise level exceeds 90 dB is a recommendation of which NSC? यानी कि NSC यानी कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन के तौर पर ऑडियोमेट्री को एक मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन डिक्लेयर किया गया है उस पर्सन्स के लिए जो लोग कि उस एरिया में काम करेंगे जहाँ पे नॉइज लेवल 90 dB से ऊपर जाता है। यानी कि अगर 90 dB से हमारा नॉइज लेवल ऊपर जाता है किसी एरिया में और उस एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं या करेंगे उनके लिए ऑडियोमेट्री जो कंपलसरी किया गया है वो रिकमेंडेशन किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था। ऑप्शंस क्या क्या है? 8th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 10th NSC और 12th NSC। तो दोस्तों, जितना भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस अभी तक हुए हैं, अभी तक तो टोटल 12 हो चुके हैं। उस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का जो वेन्यू कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रिकमेंडेशंस आए थे, उसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से भी बहुत सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे एक एग्ज़ाम में तो शायद 2020 या 21 में ये भी पूछा गया था कि कितना कमिटी बनाया गया था 12th NSC में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को ज़रूर आपका तैयारी में कवर कीजिए। उसका रिकमेंडेशन को मतलब शॉर्टलिस्ट करके एक नोट बना के कि 8 में क्या आया था, 9th में क्या आया था, 10th में क्या आया था, इस टाइप का आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये जो ऑडियोमेट्री को एक कंपल्सरी या मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन करने का जो रिकमेंडेशन, ये 8th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का एक रिकमेंडेशन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ एन inspector, it is found that suitable guards are not provided in moving parts of the machineries in a mine। यानी कि एक माइंस में DGMS का इंस्पेक्शन चल रहा था और जो इंस्पेक्टर आए थे इंस्पेक्शन के लिए, उन्होंने नोटिस किए कि उस माइंस में जो मशीनरी यूज हो रहे हैं उसमें जो मूविंग पार्ट्स है, ठीक है, जो रिवॉल्विंग पार्ट्स है, उसको गार्ड प्रोवाइड नहीं किया गया था। यानी कि जैसे प्रोविज़न है कि जहाँ पे मूविंग पार्ट्स रहेगा मशीनरी में उसको कवर करना ज़रूरी है, उसको गार्ड देना ज़रूरी है ताकि इजीली कोई उसको टच ना कर पाए उसको। इसलिए उस मूविंग पार्ट्स को कवर करने का स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है गार्ड प्रोवाइड करने का। तो जो इंस्पेक्टर थे वो नोटिस किए कि उसमें जो उसमें माइंस का कुछ मशीनरीज का मूविंग पार्ट्स में सेफ्टी गार्ड्स दिया नहीं गया है। तो वो जो कंट्रावेंशन पॉइंटेड आउट करते हैं इंस्पेक्शन के दौरान और उसको लिखित के रूप में देते हैं ऑनर एजेंट या मैनेजर को, तो ये किस स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का वायोलेशन है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो जो कंट्रावेंशन पॉइंट आउट करेंगे तो उसका रेफरेंस में कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, कौन सा स्टैट्यूटरी प्रोविज़न को ये वायोलेट किया गया। तो ऑप्शंस क्या क्या है? रेगुलेशन 175, रेगुलेशन 174,
रेगुलेशन 173, रेगुलेशन 170। कौन सा स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ये प्रावधान है कि माइंस में जो मशीनरी यूज होंगे उसमें जो मूविंग पार्ट्स होंगे उसको सेफ्टी गार्ड से कवर किया जाएगा। अगर नहीं किया गया है तो उसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को ये वायोलेट किया गया है या कंट्रावेंट किया गया है, तो जो वो इंस्पेक्टर देंगे कंट्रावेंशन का नोटिस, तो उसमें जो रेफरेंस यूज करेंगे कि कौन सा स्टैट्यूटरी प्रोविजन का ये कंट्रावेंशन हुआ, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मूविंग पार्ट्स को कवर करने का या सेफगार्ड देने का जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन वो रेगुलेशन 174 में है। एमएमआर का रेगुलेशन 174 में ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि जितना भी मूविंग पार्ट्स रहेगा मशीनरी का उसको हम लोग को सेफ्टी गार्ड से कवर करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगुलेशन 174। अच्छा, रेगुलेशन 173 में क्या है? ऑपरेटर्स अंडर प्रेशर, जो हाइड्रोलिक टेस्ट वगैरह होता है, जो कंप्रेसर वगैरह का, वो सब का प्रोविजन रेगुलेशन 173 में है। और रेगुलेशन 170 में जनरल प्रिकॉशंस है एक्सप्लोसिव के रिगार्डिंग, वो सब प्रावधान है रेगुलेशन 170 में। ठीक है, तो ये तो रेगुलेशन एमएमआर का सभी रेगुलेशन में क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है हेडिंग के साथ आपको तो याद रखना पड़ेगा। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है और बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि चाहे एक्ट का सेक्शंस हो, रेगुलेशन हो, या माइन रूल का जो रूल नंबर और क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बारे में वो नंबर बता रहा है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेगुलेशन 174, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is not a part of tripartite meeting? जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग होता है, बाइपार्टाइट मीटिंग होता है, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ट्राइपार्टाइट मीटिंग का कौन पार्ट नहीं रहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? माइन मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियंस, डीजीएमएस ऑफिशियल्स, नॉन ऑफ दिच। तो इनमें से कौन ट्राइपार्टाइट मीटिंग का पार्ट नहीं रहते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ट्राइपार्टाइट मीटिंग 3 पार्टियों के बीच में होता है। ये जो मीटिंग होता है माइन मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन और डीजीएमएस का जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ये तीनों के प्रेजेंस में ही ट्राइपार्टाइट मीटिंग होता है। इसीलिए उसका नाम है ट्राइपार्टाइट, क्योंकि 3 पार्टी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। माइन मैनेजमेंट का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ट्रेड यूनियंस का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और ये दोनों को बीच में जो मसला है, यानी कि जो कंप्लेन है ट्रेड यूनियन का माइन मैनेजमेंट के बारे में, उसको उसका जो सुनवाई करते हैं डीजीएमएस का जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो तीनों का प्रेजेंस में मीटिंग होता है, इसीलिए उसका नाम ही है ट्राइपार्टाइट मीटिंग। ट्राई यानी कि 3, तो तीनों पार्टी का मतलब प्रेजेंस में मीटिंग होता है, इसीलिए उसका नाम है ट्राइपार्टाइट मीटिंग। तो इसीलिए क्योंकि तीनों रहते हैं, इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पर 9th एनएससी, 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के हिसाब से द टेन्योर ऑफ सेफ्टी कमिटी शाल नॉर्मली बी फॉर डैश। जो 9th एनएससी का रिकमेंडेशन है उसमें जो प्रावधान के बारे में डिस्कस किया गया है कि सेफ्टी कमिटी जो बनता है माइन रूल का 29T में सेफ्टी कमिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसका जो टेन्योर कितना होगा, एक बार अगर फॉर्मेशन हो गया सेफ्टी कमिटी तो कितने साल के लिए उसका जो मेंबर्स रहेंगे वो काम करेंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 ईयर्स, यानी कि नॉर्मल केस में सेफ्टी कमिटी का जो टेन्योर रहेगा 2 साल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
The Mine Rule 1955 has been formed by central government as empowered to do so under the provisions of which section of the Mines Act? यानी कि माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन में ये प्रोविजन दिया गया है और उसी प्रोविजन के तहत द माइंस रूल 1955 का फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। यानी कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन में दिया गया है, यही पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन जब आप एक्ट रूल रेगुलेशन को अच्छे से तैयारी करके जा ही रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए आप उसको स्किप कैसे कर सकते हैं? यानी कि आपका क्वेश्चन को समझने में शायद कुछ दिक्कत हो रहा होगा, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के मैं डाला हूँ ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, उसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है जैसे यहाँ पूछा है। जैसे माइन रूल 1955 इस टाइप का माइंस एक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन इसी का ही आंसर माइंस एक्ट में लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन में एम्पावर किया गया है कि रूल फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसका सही आंसर जैसे आप जानते हैं कि सेक्शन 58 है, जो कि ऑप्शन ए में है। सेक्शन 58 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है रूल फॉर्मेशन करने का। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 के तहत शायद रेगुलेशन फॉर्मेशन करने का उसका पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन 57 है शायद, 58 में शायद रूल फॉर्मेशन करने का दिया गया है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, वही है शायद उसका आंसर। 58 में रूल फॉर्मेशन करने का पावर दिया गया है और 57 में रेगुलेशन फॉर्मेशन करने का पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is not a cause of fire in diesel operated HEMM? डीजल ऑपरेटेड HEMM जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी HEMM होता है, डीजल ऑपरेटेड HEMM में मतलब फायर इंसिडेंट होने का इनमें से कौन सा एक कॉज हो सकता है? ऑप्शंस मतलब नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है? इलेक्ट्रिक स्पार्क, ओवर हीटेड ब्रेक्स, लीकेज ऑफ डीजल टैंक, नॉन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क तो डीजल ऑपरेटेड एशियम में भी इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। ओवर हीटेड ब्रेक्स यानी कि ब्रेक ओवर हीटिंग के वजह से भी फायर लग सकता है, डीजल टैंक में लीकेज की वजह से भी फायर हो सकता है। तो ये तीनों हो सकता है, मतलब फायर बनने के कारण, चाहे वो डीजल ऑपरेटेड हो या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हो। इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होता है तो ये जो लीकेज ऑफ डीजल टैंक वो वाला गलत होता है, क्योंकि उसमें डीजल टैंक तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड HEMM में, लेकिन डीजल ऑपरेटेड HEMM में तीनों हो सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ देम। ये तीनों हो सकता है एक कॉज फायर का डीजल ऑपरेटेड HEMM में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एग्रीगेट maximum charge in all hole at one time shall not exceed dash unless permitted by CIM if it is required to carry out blasting within 300 meter of structures not belonging to the owner। ये क्या बोल रहा है कि एक माइंस में जो भी स्ट्रक्चर है वो जो कि माइन ओनर का नहीं है, यानी कि वो विलेजर्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन माइन ओनर का नहीं है, लेकिन वो हमारा डेंजर जोन के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसमें 300 मीटर दिया है कि जो पुराना MMR से शायद ये क्वेश्चन उठाया होगा, लेकिन आजकल तो डेंजर जोन का एरिया चेंज हो गया है, 500 मीटर हो गया है। तो इसमें जो 300 मीटर है वो डेंजर जोन को रिप्रेजेंट करता है। पुराना जो था MMR में जो पहले जो 300 मीटर था डेंजर जोन, उसी के हिसाब से बोल रहा है कि अगर डेंजर जोन
के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉल कर रहा है जो कि ओनर का नहीं है, लेकिन हमको वहाँ पे ब्लास्टिंग करना है। उस केस में जब तक सीआईएम से परमिशन नहीं आता है, जितना भी हम होल ब्लास्टिंग करेंगे, सभी होल को मिला के जो एक्सप्लोसिव हम चार्ज करेंगे वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑलरेडी है रेगुलेशन में, रेगुलेशन 164 164 में है। 165 में क्या है रेगुलेशन में, जो तो अंडरग्राउंड का होगा परमिटेड नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव वाला का, लेकिन 164 में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है एमएमआर में, उसमें आप पढ़िएगा तो ये ऑलरेडी दिया गया है कि अगर आपका माइंस में आप ब्लास्टिंग करना चाहते हैं और आपका डेंजर जोन के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर जो कि नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर है और उसमें आपको ब्लास्ट करना चाहते हैं, डेंजर जोन के अंदर वो फॉल कर रहा है, तो अगर उस केस में आप जितना भी होल ब्लास्टिंग करेंगे, सभी होल का एक्सप्लोसिव चार्ज मिला के कितना केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 केजी से 2 केजी, वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, रेगुलेशन 164 पढ़िएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 2 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus वोल्टेज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड एज डैश। हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus के लिए वोल्टेज लिमिट यानी कि मैक्सिमम कितना वोल्ट हम यूज कर सकते हैं हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus के केस में, ये तो भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 125 वोल्ट, 125 वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी में है। हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus के केस में 125 वोल्ट से ज़्यादा हम वोल्ट यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ए ब्लास्टर इज डन अंडर प्रोविजन ऑफ व्हिच रेगुलेशन। जो ब्लास्टर का अपॉइंटमेंट होता है ये किस रेगुलेशन का प्रोविजन के अनुसार होता है? रेगुलेशन 36, रेगुलेशन 37, रेगुलेशन 46, रेगुलेशन 39। तो इसका सही आंसर क्या है? अब देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन दिया होगा रेगुलेशन 39 में, क्योंकि देखिए ये ब्लास्टर जो है वो ऑफिशियल नहीं है लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन तो है। तो जितना भी कॉम्पिटेंट पर्सन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो रेगुलेशन 39 के हिसाब से होता है, लेकिन जो सीनियर ऑफिशियल्स है जैसे फोरमैन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 37 के हिसाब से होता है। लेकिन क्योंकि ब्लास्टर एक कॉम्पिटेंट पर्सन तो है लेकिन ऑफिशियल नहीं है, तो जितना भी कॉम्पिटेंट पर्सन जैसे एक्सकावेटर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, जितना एचएमएम का ऑपरेटर होते हैं उनका भी माइंस मैनेजर अपॉइंटमेंट देते हैं, ऑथराइजेशन देते हैं, वो सब चीज़ रेगुलेशन 39 के हिसाब से होता है। लेकिन जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनका अपॉइंटमेंट जैसे फोरमैन लोगों का वो सब 37 के तहत होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि ब्लास्टर बोल रहा है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, ऑफिशियल नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट रेगुलेशन 39 के हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज इज प्रेस्क्राइब्ड इन व्हिच रेगुलेशन। मैगजीन इंचार्ज का जो ड्यूटी है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एमएमआर में, पहले अपॉइंटमेंट का रेगुलेशंस वगैरह उसके जस्ट बाद ड्यूटीज ऑफ मैनेजर, ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे करके मैगजीन इंचार्ज, रजिस्टर कीपर, फोरमैन, सर्वेयर, इंजीनियर, सबके ड्यूटीज प्रेस्क्राइब किया गया है। सर्वेयर का ड्यूटी भी प्रेस्क्राइब किया गया है। तो मैगजीन इंचार्ज का ड्यूटी कौन सा रेगुलेशन में प्रेस्क्राइब किया गया है? रेगुलेशन 58 में, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेशन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसी टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
और इस टाइप का वीडियो को आप ज़रूर खुद देखने के साथ साथ आपका दो फ्रेंड सर्कल में भी उसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।